हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज की इस वीडियो में मैं उस फीट के बारे में बात करने वाला हूं जिसे मैंने मार्क 85 के सूट ब्रेकडाउन वाले वीडियो में मिस कर दिया था। और बेसिकली उस वीडियो को मैं इसमें ऐड भी कर दूंगा, तो इन केस अगर किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें कहीं पर भी क्लिक करके उस वीडियो पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सीधे इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे तो उनको वो वीडियो दिख जाएगी। सो गाइस, कुछ दिन पहले मैं थानोस का स्ट्रेंथ निकाल रहा था, तो उसी दौरान मैं एक फ्रेज के थ्रू गुजरा जो कि टोनी स्टार्क ने कहा था थॉर को, उस वक्त जब थॉर आगे आ रहा था उस गॉटलेट को पहनने के लिए। टोनी स्टार्क ने कहा था कि इस गॉटलेट में भी इतनी एनर्जी फ्लो हो रही है कि वो एक कॉन्टिनेंट को आराम से उड़ा दे, जिसे मैंने मार्क 85 के स्ट्रेंथ निकालने टाइम तो इग्नोर कर दिया था, बट जब थानोस की ड्यूरेबिलिटी निकाल रहा था तब मुझे इसका अंदाज़ा हुआ। आप लोगों को याद होगा कि थानोस गॉटलेट पहना हुआ रहता है, लेकिन इन्फिनिटी स्टोन्स टोनी स्टार्क के सूट में आ जाता है, यानी कि मार्क 85 में आ जाता है, और उसके बाद वो स्नैप भी करते हैं। तो यहाँ पर वो मार्क 85 का सूट इतना कैपेबल था कि इतनी एनर्जी जो कि एक पूरे कॉन्टिनेंट को उड़ा दे उसे विथस्टैंड कर पा रही थी। ऊपर से टोनी स्टार्क को इतना समय भी दे दिया कि वो स्नैप कर सके और सब चीज़ को पहले जैसा ठीक कर सके। यहाँ पर टोनी स्टार्क की ड्यूरेबिलिटी इतनी नहीं थी कि वो इन्फिनिटी स्टोन्स को बर्दाश्त कर सके, लेकिन उसकी सूट की थी। लेकिन जंग के वजह से उसकी सूट बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई थी, जिसे टोनी स्टार्क के मौजूद नैनोट्यूब्स रिकवर भी नहीं कर पाए थे। तो अब आप समझ ही सकते होंगे कि टोनी स्टार्क के बनाए हुए मार्क 85 की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज़्यादा थी कि कंटिनेंट को उड़ा देने वाली इतनी ताकत को भी वो विथस्टैंड करी थी। इतना ही नहीं, उरू मेटल जिसे पिघलाने के लिए एक डाइंग स्टार के फुल फोर्स को लगता है, जो कि हम लोगों ने इन्फिनिटी वॉर में देखा था, जो कि स्टॉर्म ब्रेकर को बनाने के लिए यूज़ किया गया था, असल में इन्फिनिटी गॉटलेट बनाने के लिए भी उसे ही यूज़ किया होगा, क्योंकि किसी भी लोहे को किसी भी शेप में लाने के लिए उसे पहले पिघलाया जाता है, उसके बाद उसके मोल्ड में डाला जाता है। तो गाइस, ये सिर्फ एक छोटा सा एजम्पशन है कि मे बी टोनी स्टार्क का बनाया हुआ मार्क 85 में यूज़ किया हुआ नैनो ट्यूब्स इतना कैपेबल हो सकता है कि वो उरू मेटल को टक्कर दे दे शायद। क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि इन्फिनिटी वॉर में हम लोगों ने देखा था कि स्टॉर्म ब्रेकर एक लौता ऐसा वेपन था जो थानोस को चोट पहुंचा पाया था। दूसरा जो वेपन था जिसने थानोस के शरीर से खून निकाला था वो था टोनी स्टार्क मार्क 50 का सूट, जिसमें भी नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी। प्लस जब टोनी स्टार्क ने उससे पंच मार के वहाँ से उसका खून निकाला था, उसके बाद से ही उन्होंने ब्लेड यूज़ करना शुरू किया था। उससे पहले वो बैटलिंग रैम्स जैसी चीज़ एक बार ब्लेड को पहले ट्राई किया था, बट वो उसमें नाकाम हुए थे। और ये बात तो आप सभी को मालूम है कि थोड़े से हम जिस पेड़ को मार के गिरा सकते हैं उससे कई गुना कम फोर्स लगाकर एक कुल्हाड़ी से उससे काट के गिरा सकते हैं। तो गाइज, कुछ लोगों ने एक सवाल पूछा था कि टोनी स्टार्क ने मार्क 85 से यहाँ पर ये एनर्जी शील्ड ही क्यों बनाया, इस तरह का शील्ड क्यों नहीं बनाया जो उन्होंने मार्क 85 के वक्त बनाया था, क्योंकि ये इतना कैपेबल था कि पावर स्टोन के ब्लास्ट तक को बर्दाश्त कर ले रहा था। तो गाइज, उस सीन में टोनी स्टार्क को बहुत सारे नैनो ट्यूब्स का खामियाजा भुगतना पड़ा था, इसीलिए वो शील्ड को जल्दी से चेंज करके उस पर डायरेक्ट अटैक कर देते हैं। और यहाँ पर वो किसी भी तरह के नैनो ट्यूब्स का नुकसान नहीं सहना चाहते थे, शायद इसीलिए उन्होंने यहाँ पर एनर्जी शील्ड बनाया। सो गाइज, यही था वो मेजर अपडेट जो मैं इसमें डालना चाहता था। अब इसके बाद से जो वीडियो प्ले होगा वो वीडियो मार्क 85 का सूट ब्रेकडाउन वाला वीडियो है। अगर आपने उसे देख चुका है तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, अगर आप फिर से देखना चाहते हैं तो आप इसे देख सकते हैं, एज यू विश। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। हे गाइस, तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मार्क 85 के बारे में, जो कि असल में वो आर्मर है जिसे टोनी स्टार्क ने एवेंजर्स एंड गेम में पहना था। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा आप मेरी मार्क 50 के आर्मर के सूट ब्रेकडाउन को ज़रूर देखें, ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आए। क्योंकि मार्क 85 मार्क 50 का एडवांस वर्जन है, तो इस पर सिमिलैरिटीज़ होना तो आम बात है। तो चलिए शुरू करते हैं मार्क 85 का ब्रेकडाउन वीडियो। शुरुआत करेंगे हम मार्क 85 के उस फीचर के साथ जिसे हम लोगों को मूवी में दिखाया ही नहीं गया। वो था इनविजिबल स्टेल्थ मोड, जिसके वजह से टोनी कम्प्लीटली इनविजिबल हो जाते, वो किसी के नज़र में ही नहीं आते। असल में राइटर्स ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि अर्ली ड्राफ्टिंग में थॉर और टोनी एसगार्ड जाने वाले थे, क्योंकि थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवी के समय में रियलिटी स्टोन और स्पेस स्टोन दोनों ही एसगार्ड में मौजूद थे, और ऐसा करके वो साइंस वर्सेस मैजिक दिखाना चाहते थे, जहां साइंस को रिप्रेजेंट करने वाले टोनी स्टार्क हेमडाल से भिड़ते, जो कि मैजिक को रिप्रेजेंट कर रहा था। टोनी मार्क 85 के इनविजिबल स्टेल्थ मोड का फ़ायदा उठाकर सबकी नज़रों से तो बच जाते, लेकिन वो हेमडाल की नज़र में आ जाते, जिसके बाद वहाँ पर हमें आयरन मैन वर्सेस हेमडाल देखने को मिलता।
जिसे रूसो ब्रदर्स ने बर्खास्त करते हुए उसके जगह हमें कुछ और दिखाया, जो कि हम लोगों ने मूवी में देखा ही। वैसे जो मैंने एंड गेम में उसके बदले देखा वो मुझे बहुत पसंद आया, बट ये सीन देखने का एक अलग ही मज़ा आता। खैर, अब आते हैं उस फीचर्स की ओर जो हम लोगों ने मूवी में देखा। सबसे पहली और मेजर अपडेट जो हमें इस आर्मर में देखने को मिलती है वो ये रहती है कि अगर फ्राइडे ऑफलाइन भी हो जाए फिर भी टोनी इस सूट से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं उन सबको ऑपरेट कर सकता था। वहीं मार्क 50 में जैसे ही फ्राइडे ऑफलाइन हो जाती, बहुत सारे फीचर्स जिसके लिए फ्राइडे की असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती वो टोनी स्टार्क यूज़ नहीं कर सकते थे, जिसका अच्छा खासा खामियाजा हम लोगों ने टाइटन में देखा ही था। क्योंकि जब टोनी स्टार्क अर्थ छोड़कर जा रहे थे तो आपको याद होगा कि वहाँ पर फ्राइडे बोलती है कि लाइन कट रही है और मेरी भी, जिसके बाद से वो ऑफलाइन हो जाती है, जिसके वजह से बहुत सारे फीचर्स जो कि मार्क 50 में थे टोनी स्टार्क उसे एक्सेस नहीं कर पाते हैं और इसीलिए वो थैनोस के सामने उतनी देर ही टिक पाता है, नहीं तो वो थोड़ी देर और ज़रूर टिक पाते। और इस फीचर का इस्तेमाल हम लोगों ने उस वक्त देखा था जब टोनी स्टार्क 1970 में ट्रैवल करके जाते हैं, क्योंकि उस वक्त वहाँ पर स्टार्क के कोई भी सर्वर नहीं थे जहाँ पर फ्राइडे अपलोडेड थे, जिसके वजह से यहाँ पर फ्राइडे की असिस्टेंस टोनी स्टार्क को नहीं मिल सकती थी। इसीलिए यहाँ पर अगर उन्हें कोई भी फीचर इस्तेमाल करना था तो उन्हें खुद ही करना पड़ता, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो अपने नैनोटेक से बने चश्मे पे डबल टैप करते हैं और सामने एक स्कीमेटिक आ जाता है जिसे हम काइंड ऑफ एक्सरे विजन भी कह सकते हैं। इतना ही नहीं, इन नैनोटेक से बने चश्मे में टारगेटिंग रेटिकल और एडिशनल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है, जिसकी मदद से उन्हें टेसरैक्ट के बारे में पता चलता है। आप लोगों को याद होगा कि आयरन मैन 1 में जब वो फर्स्ट टाइम हेलमेट पहनते हैं तो सामने में जो भी चीज़ें रहती हैं उनकी डिटेल्स वहाँ पर दिखने लगती है। सेम फीचर्स इन चश्मे पे रहता है, यानी कि जो फीचर्स पहले टोनी स्टार्क के पूरे कंप्लीट हेलमेट में मौजूद होती थी वो आज उनके नैनोटेक से बने इस चश्मे में है। और टेसरैक्ट का पता चलते ही टोनी सिर्फ अपने हाथों में एक गॉटलेट बनाते हैं जिससे वो ब्लो टॉर्च की तरह यूज़ करते हैं उसे काटने के लिए। ये एक एग्जाम्पल था एक्सट्रीम पोर्टेबिलिटी और न्यूरोलॉजिकल यूज़र कंट्रोल इंटरफेस का, जिसकी बदौलत वो जहाँ चाहे वहीं पर सिर्फ और सिर्फ नैनो पार्टिकल्स को फॉर्म कर सकते हैं और उससे जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं मार्क 50 में अगर उन्हें उस सूट का कोई भी फीचर इस्तेमाल करना हो तो उसे एक्टिवेट करना पड़ेगा और इसे एक्टिवेट करते ही वो सूट उनके चारों ओर फॉर्म हो जाता। अगर आप आयरन मैन के फ़ैन हैं तो आपको मालूम ही होगा कि आयरन मैन ज़्यादातर अपने रिपल्सर टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है, यानी कि अपने हाथों से जो वो ये ब्लास्ट छोड़ते हैं इसके ऊपर वो ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। और यहाँ पर वो जो ब्लास्ट छोड़ते हैं ये पॉसिबल हो पाता है उन एनर्जीज़ के द्वारा जो उनके आर्क रिएक्टर से आती है। एंड आमतौर पर टोनी स्टार्क के हर सूट में एक आर्क रिएक्टर होता है, लेकिन मार्क 85 में एक मेन आर्क रिएक्टर के अलावा 14 मिनी आर्क रिएक्टर मौजूद थे, जिसमें से 8 मिनी आर्क रिएक्टर टोनी स्टार्क के मार्क 85 में अलग अलग जगह मौजूद थे। वहीं 6 मिनी आर्क रिएक्टर मेन आर्क रिएक्टर के आजू बाजू थे, जिसे मेनली यूनिबीम की पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए रखा गया था, जैसे हम लोगों ने मूवी में देखा ही। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि इस मूवी में टोनी स्टार्क की यूनिबीम का कलर ब्लू था, वहीं पिछली मूवीज़ में टोनी स्टार्क की यूनिबीम का कलर ऑरेंज रहता है। वो इसलिए क्योंकि इस मूवी में यूनिबीम में मेन आर्क रिएक्टर के अलावा 6 मिनी आर्क रिएक्टर से और पावर सप्लाई मिल रहा है, जिसके वजह से ये पहले से ज़्यादा खतरनाक है। फॉर कंपैरिजन आप आयरन मैन 3 का ये सीन देख सकते हैं जहाँ पर वो यूनिबीम यूज़ करते हैं और उसका कलर ऑरेंज रहता है। वहीं पर जब एंड गेम मूवी में टोनी स्टार्क पेपर पॉट्स के साथ एक कॉम्बो परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसके एंड के दौरान ही वो यूनिबीम यूज़ करते हैं जहाँ पर उसका कलर ब्लू रहता है। जंग के दौरान हम देखते हैं कि टोनी माइक्रो लेजर्स यूज़ करते हैं जो कि उन्होंने फर्स्ट टाइम आयरन मैन 2 में यूज़ किया था और उसके बाद उन्होंने एवेंजर्स मूवी के इस सीन में यूज़ किया था। फिर उन्होंने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के इस सीन में भी इसे यूज़ किया था, लेकिन इन सब में इस लेज़र में ज़्यादा ताकत होगी क्योंकि यहाँ पर मिनी आर्क रिएक्टर्स का इसमें एडिशनल पावर सप्लाई है। इसके बाद हम देखते हैं कि टोनी नैनो रिपल्सर कैनन से कल ऑब्सिडियन पर हमला बोलते हैं और ये वही नैनो रिपल्सर कैनन रहता है जिसे टोनी ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में ट्रैक्स के ऊपर टारगेट तो किया था पर शूट नहीं किया। हल्के गॉन्टलेट पहनते वक्त टोनी ने एक एनर्जी शील्ड बनाया था अपने और हॉकाई के बचाव में,
जो आपको बहुत हद तक सिमिलर लगेगी उस शील्ड के जैसा जिसे टोनी ने उस वक्त बनाया था जब थैनोस से वो टाइटन में लड़ रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने एनर्जी शील्ड एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में देखा था, जहाँ पर वाकांडा के ये सिपाही बनाते हैं। प्लस इससे भी पहले हम लोगों ने एनर्जी शील्ड एमसीयू में एजेंट्स ऑफ शील्ड में देखा था, जहाँ पर फिल कोल्सन ये शील्ड बनाते हैं। ये सब ही एनर्जी शील्ड है, लेकिन ये सब अलग अलग शेप एंड साइज में है। अब आते हैं उस सीन में जहाँ पर मिस्टर हल्क स्नैप करते हैं और उनका हाथ डैमेज हो जाता है, जिसके तुरंत बाद ही टोनी मेडिकल सेंटर स्प्रे छिड़कते हैं। सेम वही वाला जो उन्होंने अपने घाव के ऊपर छिड़का था जब टाइटन में थैनोस ने टोनी के आर्मर से बने स्वॉर्ड को उन्हीं पे दे मारा था। असल में मेडिकल सेंटर स्प्रे घाव भरने में आसानी कर देता है, और ये काइंड ऑफ वही मेडिकल सेंटर स्प्रे है जो हेलेन चो ने हॉकाई के ऊपर इस्तेमाल किया था एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में। इसीलिए हल्क का हाथ बहुत ही जल्दी रिकवर हो गया, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि हल्क जो कि कॉमिक्स में उसकी रिजनरेशन पावर बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, एमसीयू में थोड़ी कम है। अब आते हैं इस सूट के सबसे बेस्ट फीचर्स में से एक, जो कि है लाइटनिंग रिफोकसर, जिसमें थॉर अपनी फुल लाइटनिंग पावर को समन करके टोनी स्टार्क के बनाए हुए इस मॉडल के ऊपर फोकस करता है, जिसके बाद टोनी स्टार्क थॉर की पावर को एम्पलीफाई करता है, प्लस अपने आर्क रिएक्टर की अपनी एक्स्ट्रा पावर को ऐड करके दुश्मन के ऊपर फोकस करता है। पर बदकिस्मती से हमारे दुश्मन यानी कि थैनोस के पास एक ऐसा स्वॉर्ड और टेक्निक रहता है जिससे वो इस चीज़ को डिफ्लेक्ट कर देते हैं। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आया था कि टोनी स्टार्क ने कैसे बिना थैनोस को पता लगे उसके गॉन्टलेट से इन्फिनिटी स्टोन्स निकाल लिया। तो गाइस, ये पॉसिबल हो पाया था इस सूट में मौजूद एक फीचर से जिसका नाम है फॉरेन ऑब्जेक्ट इंटीग्रेशन, जिसकी मदद से थैनोस के गॉटलेट से इन्फिनिटी स्टोन्स उन्होंने अपने पास लाया था बिना उसे पता लगे। सिंपल शब्दों में कहूँ तो टोनी स्टार्क ने नैनो पार्टिकल्स को कमांड दिया कि वो थैनोस के हाथ में जो गॉटलेट है उसमें जो स्टोन्स मौजूद है उन्हें वहां से उठाकर अपने आर्मर में ले आए। आगे जानते हैं इस आर्मर की मैक्सिमम स्पीड के बारे में, जो कि है मार्क 10 यानी कि 12,348 किलोमीटर पर आवर। और ये आर्मर मार्क 40 जिसका कोड नेम शॉटगन है, जो कि हमें आयरन मैन 3 में दिखाया जा चुका है, उसका डबल है। अब आप बोलेंगे कि मैंने मार्क 85 को मार्क 40 से ही क्यों कंपेयर किया। वो इसलिए क्योंकि मार्क 7 से लेके मार्क 43 के बीच में जितने भी आर्मर्स बने थे सबकी अपनी अपनी एक स्पेशलिटी थी, जिसमें से मार्क 40 की स्पेशलिटी ही ये थी कि वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट थी। जहां बाकी सब आर्मर मार्क 3 या 4 तक मैक्सिमम जाती थी, वहीं मार्क 40 मार्क 5 तक जाता था। अब इस सूट के ड्यूरेबिलिटी के बारे में बात करें तो इसने फुल फॉर्म में आ रहे म्योनिर को झेला है। भले ही टोनी कुछ सेकंड के लिए बेहोश हो गए थे, लेकिन इस आर्मर पे उतनी कुछ डैमेज हमें देखने को नज़र नहीं आई थी। अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं कि म्योनिर के रास्ते में जो भी आया है उसका अंजाम कितना बुरा हुआ है। इस सूट में एयर टाइट सील है, जिसकी वजह से वो रेडिएशन वाले इलाकों में भी आराम से चल सकते हैं। प्लस इस फीचर की बदौलत वो स्पेस में भी उड़ सकते हैं कैप्टन मार्वल की तरह। और हाँ, यहाँ पर चिंता करने वाली बात नहीं है कि स्पेस में उन्हें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, क्योंकि ये सूट मार्क 50 की तरह ही उन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा ऊंचे ऑल्टीट्यूड या पानी के अंदर। प्लस स्पेस में भी मार्क 85 में एंटी फेजिंग टेक है, जिसके वजह से विजन जैसा कोई भी कैरेक्टर उनके आर पार नहीं जा सकता। नैनो पार्टिकल से बने होने के कारण से ये सूट हर वो वेपन बना सकता है जिसे टोनी स्टार्क सोचेंगे, चाहे वो एनर्जी स्वॉर्ड हो या फिर तरह तरह के वेपन्स जिन्हें हम लोगों ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में देखा था, जैसे कि रिपल्सर कैनर्स, जीरो कैनर, एनर्जी डिप्लेसर सेंट्रीज, एनर्जी ब्लेड्स, फुट क्रैम्प्स, एनर्जी मैलेट्स, बैटरिंग रैम्स, नैनो हैंड ब्लेड्स, एनर्जी डिस्प्लेसर कैनर्स, ऑटोमेटिक रिपल्सर कैनर्स जैसे वेपन्स, जिसे मैंने अपने मार्क 50 सूट ब्रेकडाउन वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं एक ही चीज़ जिसे मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है उसे दोबारा से बताकर इसमें 9 मिनट और ऐड नहीं करना चाहता, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी है। मार्क 85 का एवेंजर्स एंड गेम में जितना भी हमें क्लिप वीडियो देखने को मिला उसके अकॉर्डिंगली जितनी इन्फॉर्मेशन मिली उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बना दिया है। लेकिन फिर भी मुझसे कोई डिटेल्स मिस हो गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूले और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले
प्लस अगर आप इस चैनल पे पुराने हो तो आपको तो मालूम ही होगा कि हमारे चैनल का मोटो क्या है। लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें, कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें और इफ़ पॉसिबल सेव वन।